और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक चर की रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जरूर आपको इस टॉपिक से एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। कई तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको कई सारे इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपके पास कोई सा भी बुक हो, आप उससे सॉल्व कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर क्वेश्चंस अपलोड भी हुआ करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप टेलीग्राम ज़्यादा ज्वाइन करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर बच्चा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए एक और जानकारी है कि अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, है ना। उस पर क्लास 6 to 10th की एकेडमिक क्लासेज, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश अपलोड होती हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ उस पर आपके परिवार के फ़ायदे के लिए जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, उन सभी की जानकारी कि उनका फ़ायदा हम कैसे ले, कौन से फ़ायदे नए आए हैं, कौन सी स्कीम आई है, उनका हमको फ़ायदा कैसे मिलेगा, या फिर हम उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको उस चैनल पर मिलेगी। तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, साथ ही आपके परिवार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक चर की रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे देखेंगे। बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, सबसे पहली तो बात ये आती है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है, आखिर ये रैखिक समीकरण है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो कि जैसे मैं कोई भी इस तरह का इक्वेशन हो, है ना। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, मतलब चर और अचर का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन, यानी कि समीकरण। ये तो होता ही है। तो कोई भी एक घात वाला, मतलब बहुपद वाला जो समीकरण होता है, ठीक है, क्या एक घात वाला, कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन लिखा हो कि 5x+3 = 0, ऐसे मान लो लिखा है, तो ये देखोगे तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? हमारा वेरिएबल है, यानी कि चर है। ये दोनों क्या है? अचर हैं। ठीक है, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन मिल जाए, इस तरह का कोई समीकरण मिल जाए, तो ये क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल 9th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कंपटीशन के हिसाब से ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, केवल आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर यह जानना हो कि रैखिक समीकरण क्या है, लीनियर, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, तो बच्चा देखो, लीनियर में सबसे क्लियर सी चीज़ यही है कि इतना ही समझ लो कि अगर कुछ इस तरह का समीकरण, कोई इस तरह का इक्वेशन मिले जिसमें एक वेरिएबल हो, मतलब एक चर हो, और जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, तो घात का तो एक तो लिखा नहीं है, तो एक नहीं लिखा जाता। अगर एक नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ घात 0 है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि अगर मान लो किसी की पावर 0 हो, है ना, किसी भी चर या अचर की घात 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। तो ये तो हमारा कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ जान लो कि मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, यानी कि 1 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? हमारा रैखिक समीकरण। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। ठीक है ना, अभी आगे देखते जाओ, अभी काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी बाकी हैं। देखो, अगली चीज़ आती है कि इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है कि जो जैसे कोई भी चीज़ होती है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है? एक चर वाला समीकरण। जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, वही रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? एक घात बहुपद वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, मतलब एक घात हो जिसकी 1 पावर हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आता है कि ये क्या है? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब वही सेम चीज़। अगर मान लो ऐसे लिखा हो ना, मान लेते हैं इक्वेशन लिखा हो 3x+2 = 1 - 1 - x, ऐसे लिखा हो, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, तो ये हमारा क्या है? ये दोनों सेम है ना। इसमें या तो x आएगा, या तो y आएगा, या तो a आएगा, या तो b आएगा, या तो p आएगा, मतलब कोई एक लेटर ही आएगा। ठीक है, कोई एक लेटर ही आएगा।
बात आ गई समझ में। और उनकी जो मैक्सिमम पावर होगी, जो अधिकतम घात होगी, वो कितना होगा बच्चा? 1 होगा। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ। जैसे एक एग्जांपल और बता देते हैं। जैसे अगर मान लो लिखा हो 2/3y, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू y/3, ऐसे लिखा हो, y/3 ऐसे लिखा हो। तो यहाँ पर देखो, चाहे वो भिन्न में दिए हो, यानी कोई फ्रैक्शन में दिया हो, या नॉन फ्रैक्शनल हो, या भिन्न में ना हो, लेकिन उनमें खास बात ये होनी चाहिए कि एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही चर राशि, यानी एक ही लेटर, एक ही अक्षर आना चाहिए, और उनकी कोई घात ना हो, मतलब घात 1 हो। कहने का मतलब है कि अगर 2 लिख दिया ना, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो समझ लो उसका खेल खत्म। तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना कि ए मतलब ए मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो थोड़ी सी चीजें, जैसे हम लोगों ने क्या किया, अगर मान लेते हैं कि हमको ये नहीं पता कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल क्या है, यानी चर और अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, मतलब इसको हम बोलते हैं चर, हिंदी में इसको बोलते हैं अचर। ये क्या चीज़ें होती हैं? मतलब जिसकी वैल्यू है ना, मतलब चेंज हो सकती हो, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ऐसे करके कुछ। तो इनका तो ये कोई नंबर्स तो है नहीं, तो इनका तो आंसर कुछ भी आ सकता है, तो ये चर हो गई। अचर क्या होती है? अचर में जैसे हमारा कोई नंबर आ जाए, है ना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो हम इनको चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, और इनकी वैल्यू कहीं और पर 4 की जगह पर 5 नहीं आ सकती। बात आ रही ना समझ में? तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे अचर कहलाते हैं। तो बस इतना सा चीज याद रख लेना कि अगर कोई भी समीकरण इस तरह से हो, ठीक, जिस रैखिक समीकरण में अज्ञात चरों की संख्या 1 हो, मतलब ये देखो, ये जो पता नहीं हमको यहाँ पर क्या है, ये हमको पता नहीं, लेकिन जहाँ पर भी होंगे ये दोनों क्या होंगे? मतलब अननोन वेरिएबल जो होंगे, उनके उनके जो नंबर्स हैं वो 1 हो, एक ही वेरिएबल आ सकता है। बताओ, बात आ गई समझ में ना? तो इस तरह को हम बोलते हैं एक चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। चल आगे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अब बात क्या आती है कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो रैखिक रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण को हल करने के क्या नियम हैं। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ ना। सबसे पहला स्टेप 1 तो ये बोलता है कि अगर कोई स्टेप 1 में आ जाओ, ठीक है, कि कोई भी जो इक्वेशन होगा, इसके 2 साइड होते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक ये हो गया हमारा 3x+2 इज इक्वल्स टू, यहाँ हम कर लेते हैं 5-x, ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है, 5-x ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो इसके 2 साइड्स होंगे, एक होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक होगा हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या होगा हमारा? राइट हैंड साइड। दो इसके पक्ष होंगे, यानी साइड होंगे। ठीक है, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं कि हमें ये हमारा हो जाएगा दायां दायां पक्ष, और ये हो जाएगा हमारा बायां पक्ष। बताओ, समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या है कि जब भी इस तरह की चीजें आती हैं, तो वहां पर जब इक्वल की, मतलब एक से दूसरे तरफ अगर हमको साइन ट्रांसपोज करने हो, मतलब इनके जो चिन्ह हैं उनको एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाना हो, तो इनके साइन चेंज करने के, इनके चिन्ह चेंज करने के कुछ साधारण से नियम हैं। और वो नियम क्या कहते हैं बच्चा? कि अगर हम प्लस को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है और इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है, सॉरी, अगर मल्टीप्लाई है और उसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है उसे इक्वल की तरफ दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना सा रूल है। ठीक है, तो चाहे इसको लेफ्ट से राइट लेके जाओ, और यही सेम रूल राइट से लेफ्ट लाने के लिए भी होगा। यानी अगर धन है तो बराबर की दूसरी तरफ जाने पर ऋण हो जाएगा, अगर ऋण है तो बराबर की दूसरी तरफ जाने पर धन हो जाएगा, अगर गुणा है तो बराबर की दूसरी हो जाने पर भाग हो जाएगा, और भाग है तो दूसरी तरफ जाने पर गुणा हो जाएगा। वही सेम चीज इधर से भी फॉलो करेगा कि माइनस है तो इधर लेके आओगे तो प्लस,
अगर प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस, डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो मल्टीप्लाई, और अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड लाने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बस खत्म सी बात। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मतलब ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। देखो थर्ड स्टेप क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी इस तरह का इक्वेशन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर एक ही तरह के ऑपरेशन करते हो तो इन इक्वेशन पर, इन समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 3x+2 और ये दिया है 5 - x, तो अगर इधर भी 2 प्लस करो, इधर भी 2 प्लस करो, ठीक है, या इधर भी 2 माइनस करो, इधर भी 2 माइनस करो, या फिर इधर 2 मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 मल्टीप्लाई करो, और इधर भी 1/2 से, मतलब इधर भी 2 से डिवाइड करो, इधर भी 2 से डिवाइड करो, तो इस इक्वेशन पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बताओ बात आई समझ में? इतने में कोई चीज समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ दोनों पक्षों में करें, अगर हम कोई ऑपरेशन बोथ साइड्स में करते हैं तो इक्वेशन पर कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला। फिर अब यहाँ पर जैसे अगर हम मान लेते हैं इसको सॉल्व करने का, अगर हम देखें कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए मैं आप सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से देख लो कि क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। जैसे मैंने कहा कि इसके 2 साइड्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, 5 - x। हमने सेकेंड स्टेप में क्या कहा, सेकेंड स्टेप में हमारा ये था कि हम अगर किसी को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो उनके साइन एज इट इज चेंज होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इनके साइन बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास लेके जाएंगे। मतलब चर को चर के पास और अचर को अचर के पास। मतलब एक्स को हम यहाँ लेके आएंगे और 2 को हम यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि 3x है, इसको अगर हम, ये माइनस है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, +x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, माइनस है तो दूसरी तरफ आने पर प्लस हो जाएगा। इधर 5 यही रहेगा। अब हम +2 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस है, इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो 3x + 1x करोगे कितना हो जाएगा, 4x, और 5 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? तो यहाँ से अगर करते हो तो x = देखो इधर क्या है, 4x का क्या, अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, यानी ये गुणा है। तो गुणा अगर हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बहुत आसानी सी चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, मैंने जो ये वाला थर्ड वाला स्टेप बताया कि इसमें अगर हम दोनों तरफ कोई काम करते हैं, है ना, दोनों तरफ एक ही तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फिर से समझो, जैसे ये दिया गया हमारा 3x + 2 = 5 - x दिया गया। हम क्या करते हैं कि इधर भी x प्लस कर दो, इधर भी x प्लस कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x + 1x कितना हो जाएगा, 4x + 2 = 5। x में से x माइनस करोगे 0। दो सेम चीज़ें अगर माइनस माइनस प्लस का सोल्यूशन क्या होता है, माइनस होता है। तो भाई दो सेम चीज़ें अगर माइनस की जाए तो क्या होती हैं, 0 हो जाती हैं, बात खत्म। अब देखो यहाँ पर अब इन दोनों स्टेप से, जैसे यहाँ पर है ना 2, तो इधर भी 2 माइनस कर दो, इधर भी 2 माइनस कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखो 4x 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, और 5 - 2 हो जाएगा 3। हमें वेरिएबल के पास से चीज़ें हटानी है, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, तो इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर सिंपली से x = 3/4 आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लीनियर इक्वेशन में, रैखिक समीकरण में फॉलो करनी है। आगे आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख जाओगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। अब हम, ये हमारी बेसिक सी चीज़ थी और इससे ज़्यादा आपको इस इक्वेशन में कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अभी देखना कि यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आपका, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि इफ 2 - x अपॉन 2x + 7 = 3/5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, है ना। यदि 2 - x अपॉन 2x + 7 = 3/5 हो तो x का मान क्या होगा। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। जैसे मैं पहले लिख लेता हूँ क्या है, 2 - x अपॉन
2x+7 इज इक्वल टू 3/5, ये हमको दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या कहा कि अगर हमको साइन को मतलब किसी भी नंबर को दूसरी तरफ लेके जाना हो तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम एक त्रियक गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ये डिवाइड है कि नहीं है, ये देखो ये 3 का डिवाइड है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही सेम चीज ये इसका डिवाइड है, 2x+7 जो है 2 - x के अपॉन में यानी भाग में, तो ये इधर जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस खत्म काम। यानी 5 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चा 2 - x से, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2x+7 से। ठीक, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10, माइनस लगा है माइनस लगा लो। 5 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 3 का 2 से करोगे तो 3 2 जा 6, और ये x है तो यहाँ x हो जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, 3 7 जा करोगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। बताओ भाई, बात आई समझ में? इतने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना। फिर यहाँ पर अगर हम क्या करें कि वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, बहुत सिंपल सा काम है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर x को x के पास लेके चलते हैं। ठीक है, x को x के पास लेके चलते हैं, तो यानी इसको अगर हम इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आओ तो ये कितना है हमारा -5x, और इसको इधर लेके जाओ। ठीक है ना, दोनों चीज़ समझ लेना। वेरिएबल को वेरिएबल के पास, चर को चर के पास, अचर को अचर के पास लेके जाएंगे तो ये -5x है, ये इधर आएगा तो -6x हो जाएगा बस। और ये 21 इधर था ही, ये 10 उधर जाएगा तो ये -10 हो जाएगा बस, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है भाई, ऋण ऋण का हल क्या होता है, जोड़ होता है ना, माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है। तो हम यहाँ पर, और साइन माइनस का लगेगा तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, और 21 - 10 करोगे कितना हो जाएगा, ये भी 11, 21 - 10 करोगे तो भी 11 आएगा, खत्म हो गई बात। तो इधर -11 जो है x का मल्टीप्लाई, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा। तो ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई है तो हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, तो कितना आएगा हमारा 1। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ माइनस भी लगा है, चाहे इसके पास माइनस हो चाहे इसके पास, वो नहीं जाएगा, वो लगा रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। बताओ भाई, बात आई समझ में? बात आई ना समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में ना, तो आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मान लो कि हमको यहाँ पर ऑप्शन दिया होता 1, और ऑप्शन बी दिया होता -1, ऑप्शन सी दिया होता 2, या ऑप्शन डी दिया होता 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, और इन 4 ऑप्शन से हम इसमें क्वेश्चन में इन्हीं में से कोई वैल्यू पुट करके हम रख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम करते हैं यहाँ पर 1 रखें तो 2 - 1 अगर हम करते हैं तो 1 आ जाता है, जो कि इसके इक्वल नहीं होगा। देखो ऑप्शन से, ऑप्शन ए एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 2 - 1 करने पर तो 1 हो जाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। -1 अगर रखते हैं तो 2 माइनस, यहाँ रख के देखते हैं ना, 2 - -1 अपॉन 2 इंटू -1 + 7, ये करके देख लो तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया +1 अपॉन, ये हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 1 जा 2, और ये हो गया +7 इज इक्वल्स टू 2 + 1 हो गया 3, माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, 7 - 2 हो जाएगा 5। मतलब ये आ गया हमारा क्या रखने पर, -1 रखने पर। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हमारा बेसिक तरीका था ये वाला। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है भैया रामबाड़ा तरीका, है ना। अगर आप इस तरह से लगाओगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। बस जरूरत क्या पड़ेगी आपको, थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया होगा। तो भाई समझ में आ गया है तो आप तो वीडियो लाइक कर दो ना, अभी तक नहीं किए हो कर दो भाई। और जो लोग नए आए हो उनके लिए भी वही काम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। कर लिया? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है आज, है ना। वीडियो पूरी देखिएगा, मैंने आज एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं। इसके आगे के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेसिक से। देखो, इफ एडिंग 22 इन 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर गिव्स 127,
तो व्हाट इज द नंबर, ठीक है, किसी पूर्णांक संख्या के 5 गुने के 22 जोड़ने पर, 5 गुने के नहीं 5 गुने में, ठीक है, किसी पूर्णांक संख्या के 5 गुने में 22 जोड़ने पर 127 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है, ठीक है। अब मुझे एक काम करना था कि अगर मान लेते हैं कि पहले बेसिक तरीका बता देता हूँ आपको। तो मान लो कि वो संख्या x है। क्या है वो संख्या हमारी x है, ठीक है। उसके 5 टाइम्स यानी कि 5 गुने में, तो 5 गुना का मतलब 5 गुणे x, तो 5x में 22 जोड़ने पर, यानी एडिंग 22 अगर हम ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलता है, गिव्स 127, 127 प्राप्त होता है। लो बन गया इक्वेशन, बन गया भैया इक्वेशन, बन गया ना। कैसे सॉल्व करोगे, 5x इज इक्वल टू 127, 22 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 7 - 2 हो जाएगा 5, 2 - 2 हो गया 0 और ये हो गया 1, सही है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा बच्चा, x इक्वल टू 105 और 5 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ आने पर क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 5, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 21 आ गई, खत्म बात, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा ऑप्शन यानी कि हमारा सी ऑप्शन आ गया। अगर हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते तो कैसे होता, इसने कहा कि मान ले कोई नंबर है, उसके 5 टाइम में अगर हम 22 प्लस करें तो हमको 127 मिल जाए। मतलब कोई संख्या है, उसके 5 गुने में अगर हम 22 जोड़ दें तो वो 127 मिल जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन ए से देखें तो 25 का 5 गुना है ना, 5 टाइम्स ऑफ 25 कितना हो जाएगा, 25 5 जा 125, मतलब 125। अगर 125 में हम 22 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, ठीक है, तो हमको मिल जाता है 147। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमको तो 127 आंसर चाहिए। फिर ये कह रहा है 24 के 5 गुने में, ठीक है, नहीं देखो 24 अगर हम रखते हैं तो 24 का 5 टाइम, 24 का 5 टाइम कितना होता है, 120 यानी 120 होता है 24 का। उसमें अगर हम 22 ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 142 हो जाता है। तो लेकिन हमको 127 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर 21 का 5 टाइम, ठीक है, 21 का 5 टाइम, तो हम क्या करेंगे, 105, 21 का 5 टाइम कितना हो जाएगा, 105। उसमें हम 22 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 10 to 12, लो आ गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन से भी ये लग जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया ना। जरूरी नहीं कि हर चीज़ आप सॉल्व करो, ठीक है। चल आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और ये दिया गया है बच्चा कि सम ऑफ 5 consecutive odd numbers are 305, then what is the greatest number। क्या कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 305 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ये कह रहा 5 क्रमागत। अच्छा एक चीज जान लो ना, चाहे सम संख्या के चाहे विषम संख्या के, जब भी चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, अगर क्रमागत पूछता है, क्रमागत यानी कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब क्या है कि मतलब जैसे कि पहले जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर है। तो चाहे उसी तरह से हम सम को कर लेते हैं। सम हमारे देखो, विषम लगातार 5 क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, फिर क्या होगा, 9 होगा। ऐसे ही तो होता है, यही तो हमारे हैं भाई, ये हमारे क्या हैं, 5 लगातार क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो बेसिक तरीका है वो ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x हो, ठीक है, मान लो पहली संख्या 1 है, तो 1 में कितना प्लस करें कि अगली हमको ऑड नंबर्स मिल जाए। भाई 1 + 2 करोगे तब तो 3 मिलेगा, 3 + 2 करोगे तब तो 5 मिलेगा, 5 + 2 करोगे तब तो 7 मिलेगा, 7 + 2 करोगे तब तो 9 मिलेगा। मतलब कहने मतलब सब में अगर हम 2 2 प्लस करते हैं तो हमको अगला ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मिलता रहेगा। तो यहाँ x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x + 2। अब इसमें 2 प्लस करोगे तो हो जाएगा x + 4, इसमें 2 प्लस करोगे तो हो जाएगा x + कितना 6, इसमें 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा x + 8। बताओ
ये हमारे क्या हो गए, 5 लगातार विषम संख्याएं, मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं ये, है कि नहीं है। इनका सम क्या बोल रहा है, इनका योग यानी कि इनका सम जो है वो 305 है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं, इन सबको क्या करोगे, प्लस कर लोगे, और इनको प्लस करने पर कितना आता है हमारा, 305 आता है। बस यही सॉल्व कर लेना है। 1 2 3 4 5, 5x है तो यहाँ 5x कर लिया, ठीक है। फिर इसको ऐड करो, 2 + 4 हो गया 8, ठीक है। 8 एंड 6 कितना हो गया, 14। अगर चेक करो यहाँ से तो ऐसे ही, अगर यहाँ से देखोगे तो मतलब चेक करो तो 6, 2 + 4 हो गया 6, 6 6 हो गया 12, 12 + 8 हो गया कितना, 20। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कितना आया, 20 आया, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 8 18 एंड 2 20, सही तो है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 305 हो जाएगा। बताओ बच्चा, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर, बन तो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण बन गया ना। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना जान ही गए हो, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू 305। 20 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 5 - 0 हो जाएगा 5, ठीक है। 10 - 2 हो जाएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो खत्म। अब यहीं से निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 285, और ये मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ आने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, मतलब 57। जो पहली संख्या है, जो पहला नंबर है ये, है ना, जो पहला नंबर है वो कितना हो गया हमारा, सबसे छोटा नंबर हो गया 57, यानी कि 57। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था लार्ज ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x की जहाँ पर क्या रख लोगे, 57 रख लोगे, और इसमें +8 कर दोगे, बहुत आसान सा काम। तो कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, 5.6, मतलब 65 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया, मतलब डी है इसका करेक्ट आंसर। बताओ भाई, समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ही आसान सा काम है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, कि अगर मान लो 5 लगातार विषम संख्याएं पूछे, देखो टिक देखो, 5 लगातार विषम संख्याएं अगर पूछ रहा है, तो हम इसमें अगर हमको सबसे छोटी संख्या निकालनी होगी, 5 पूछ रहा है, तो 305 को 5 से भाग कर देना, 305 को 5 से भाग कर देना, कितना, 305 है, इसको 5 से भाग कर तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 के 5, तो ये आ जाएगा हमारा 61, ठीक है। 305 को 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 61 आ गया। बताओ समझ में आएगा ये बात, ये फिर उसके बाद ये 5 कंजिक्यूटिव पूछ रहा है ना, और उसमें अगर सबसे बड़े, अगर ये पूछता है सबसे छोटी संख्या, तो 5 अगर पूछ रहा है तो इसमें 4 माइनस कर देना, तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसी में 4 क्या करोगे, प्लस कर देना, ठीक है। समझ में आ रही ना बात, फिर से एक बार समझो क्या मैं बताना क्या चाहता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तो मैं बता भी दूंगा यहीं पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। क्या पूछ रहा है, 305, 5 लगातार संख्याएं पूछ रहा है, 5 लगातार विषम संख्याएं पूछ रहा है ना, इसको 5 से भाग कर देना, 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5 6 30, 5 1 5, 61 आएगा, ठीक है। अब 5 संख्या पूछ रहा है तो 5 से एक कम कितना होता है, 4। 5 संख्या पूछ रहा है, 5 से एक कम कितना होगा, 4 होगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी, तो जो आया है उसमें से 4 माइनस कर देना, और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो इसी में 4 प्लस कर देना, बस हो गया काम हमारा। तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 61 - 4 कितना हो जाएगा, 57, और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो 61 + 4 कितना हो जाएगा, 65। लो आ गया भाई आंसर। बताओ समझ में आई ना, ट्रिक भी समझ में आ गई, बेसिक भी समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आ जाना, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। या फिर नहीं होगा तो संडे वाली क्लास में बोल देना, वहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। समझ में आ गई चीज़ें। चलो भाई अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो दिया गया, ये दिया गया, इफ x - 1/2x इज इक्वल टू 3/4,
देन वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? यदि एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू 3/4 तो हो तो एक्स का मान क्या होगा? अब तो आप ये खुद ही बता दोगे, है ना। मैंने क्या कहा था कि ऑप्शन रख के आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन रख के कैसे चेक करोगे? अगर मैं यहाँ पर, चलो आप लोग कोशिश करो एक बार, इसका आंसर क्या होगा, एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करो। चलो सभी लोगों के पास 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। 20 सेकंड में सभी लोग तब तक इसको सॉल्व करो और कमेंट में अपना आंसर देना, ठीक है ना। यही होमवर्क रहेगा। चलो होमवर्क, अभी जिसका जिसका सही होगा ना उसको हार्ट मिलेगा, तो सभी लोग इसका कमेंट में आंसर देते रहना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मतलब बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो हो गया टाइम। अब सभी लोगों ने आंसर दे भी दिया, तो मैं जो लोग नहीं दे पाए आंसर, वो भी बिल्कुल भी निराश ना हो कि उनका आंसर नहीं है। देखो कैसे, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि x-1 दिया है ना, और यहाँ 3 दिया है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू प्लस करो कि यहाँ 3 आ जाए। अब सोचो कि ये कैसे, मैं भाई एक्स की वैल्यू क्या रखूँ कि यहाँ पर 3 आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 1 रखता हूँ, -1, तो -1 और -1 करने पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। भाई माइनस माइनस का सोल्यूशन क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का लगता है, तो वो तो मेरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर मैं -2 रख के देखता हूँ, तो -2 रखने पर -3 हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रखता हूँ -2 -1 अपॉन, यहाँ पर रखता हूँ 2 इंटू एक्स, यहाँ पर क्या रखूँगा? -2 रखूँगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? -3 हो जाएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, लो आ गया हमारा 3/4। तो 3/4 ही हमको लेके आना था। तो इसका मतलब बी ऑप्शन, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी? एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी? -2 होगी। खत्म बात। अब ये कहोगे कि यार ये तरीका मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ। तो चलो बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लो बाबू। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये था कि x-1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 3/4, यही तो था। मैंने क्या कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, त्रिया गुणा कर लेना, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, खत्म बात। तो अगर 4 का गुणा x-1 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई x-1 करो, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x करो, तो हमारा कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। 4 का x से मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 4x, माइनस है तो माइनस लगा लो, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। खत्म बात। हम क्या बोले थे कि वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास लेके आना है। वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे? 6x को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 4x, ये इधर आएगा तो -6x। बताओ ये समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो अभी। इतने में कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये जी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखोगे सही था ना हमारा ये आंसर बिल्कुल। फिर यहाँ पर देखोगे कितना आ जाएगा हमारा? ये -6x इधर आ गया, -4 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। +4 हो जाएगा ना, -4 इधर लेके आओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 4 -6 तो होगा नहीं, तो 6 -4 कर लो, तो 6 -4 करोगे तो 2x हो जाएगा। बड़े के आगे माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लग गया, इज इक्वल टू 4 हो गया, खत्म काम। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 अपॉन, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो -2 डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 2। लेकिन याद रखना कि माइनस ही ये, तो यहाँ पे माइनस भी लगाना है, तो लो आ गया भाई हमारा x की आंसर कितना आ गया हमारा? बी आंसर आ गया, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई ऐसे ही क्वेश्चन करते रहो, सभी को मजा आएगा, ठीक है। सभी लोग एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे। अब चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया कि इफ 2x - 3/3x + 2 इज इक्वल टू -2/3, देन वैल्यू ऑफ x, यदि 2x - 3/3x + 2 इज इक्वल टू -2/3 हो, तो x का मान क्या होगा? है ना, आपके पास ऑप्शन भी है, लेकिन कहते हैं यार ये तो रेशनल नंबर है, तो कैसे क्लियर होगा? चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बेसिक तरीका बताया उसी तरह से सॉल्व कर लेना। क्या दिया गया है? 2x - 3 अपॉन, ये हो गया 3x + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? -2/3, ये हमको दिया गया है। हम करेंगे क्या? हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, त्रिया गुणा, इसका मल्टीप्लाई इधर से, इसका मल्टीप्लाई इधर से। तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो 2x - 3 से, और -2 का मल्टीप्लाई कर लो बच्चा 3x +
2 से, बस हो गया काम हमारा। समझ में आया ना? अब यहाँ कर लो, 3 2 जा कितना हो गया 6x, माइनस 3 3 जा कितना हो गया 9 इज इक्वल टू ये माइनस 2 3 जा कितना हो गया 6x, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, मतलब माइनस है ना, ऋण और धन। अब इतनी हिंदी तो आप समझ ही लोगे इंग्लिश। तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, एक्स को एक्स के पास यानी वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास लेके आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6x, माइनस 6x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस 6x हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर ये -4 है और -9 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा +9 हो जाएगा। बस, और तो कोई चीज़ है नहीं इसमें। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 + 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। और माइनस प्लस का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस होता है। और बड़े नंबर के आगे प्लस है तो इसलिए हमने क्या लगा, प्लस लगा लेना है। तो 9 - 4 करोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो 12 जो है वो एक्स का मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/12। लो, आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया 5/12। इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बताओ भाई, बात सभी को समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, और इसका अगर बेसिक तरीका अगर देखो, मतलब अगर इसके जो मैंने कहा कि वैल्यू रख कर चेक कर लो, तो इसमें अगर वैल्यू रख के चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे? वैल्यू अगर हमको रख के चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे भाई? या क्या, तो इसमें तो बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहला काम तो ये करना ना कि अगर देखो एक ही नंबर जो माइनस में है, बाकी सारे प्लस में है, तो एक चीज़ याद रखना कि जो बच्चे तुक्का लगाते हैं ना, वो सबसे ऑड वाला ढूंढते हैं कि यही सबसे अलग है। अगर उनको नहीं आता तो वो ये वाला लगाते हैं। लेकिन तुम ये ना करना, तुम अगर बाकी 3 ऑप्शन प्लस में है और ये माइनस में है तो तुम इसको पहले ट्राई ना करना, पहले इसको ही ट्राई कर लेना। ठीक है, पहले इसको ट्राई कर लेना। तो बस आपका आंसर जो होगा, मतलब जरूरी नहीं कि दूसरा ही मिल जाए, सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं तो कहूँगा अगर फ्रैक्शन वाले आते हैं तो आप सॉल्व कर लेना, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, और वहाँ पर आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा आपको मैथ सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना? अच्छा, चलते चलते एक क्वेश्चन आपको दिए चलता हूँ, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये समझ लो कि आपका होमवर्क रहेगा, और इसका आंसर जो है वो आपको कहाँ देना है, आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि 1 - 9x, मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए तो नहीं है ना आपको? पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारा है कि, जो क्वेश्चन देख लेने देते हैं तब उसके बाद फिर हम बात करते हैं। चलो फिर क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि 1 - 9y अपॉन 19 - 3y इज इक्वल टू 5/8। इसमें y की वैल्यू क्या होगी, है ना? यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू वॉट, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो। 1 - 9y अपॉन 19 - 3y इक्वल्स टू 5/8। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू बतानी है। आपके ऑप्शंस भी दे देते हैं। चलो, ऑप्शन क्या क्या है आपके? ऑप्शन है आपके 19/29, ऑप्शन ए है 19/29। ऑप्शन बी दिया गया -29/19। ऑप्शन सी दिया गया है -19/29, या फिर ऑप्शन डी आपका 29/19। चल, ये आपका क्वेश्चन है आज का होमवर्क, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लाइव चैट में नहीं देना, कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मैं बाद में चेक कर सकूँ कि किसका आंसर सही है। 1 - 9y अपॉन 19 - 3y इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शन है, ए है 19/29, बी है -29/19, सी है -19/29, या डी है 29/19। तो जिनका जिनका जवाब सही होगा उनको तो मिलेगा ही एक हार्ट। ठीक है, तो चलो फिर, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनके डिस्कस हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसलिए बने जरूर रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि नवोदय का एग्ज़ाम जो है वो आपका बहुत ही जल्द आने वाला है।
ठीक है, अब टाइम बचा है बहुत ही कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयारी करनी है आपको, एकेडमिक भी तैयारी करनी है, तो इसलिए आप इसके साथ साथ पढ़ लिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम बहुत कम है, मैं सारी चीज़ें आपके एकेडमिक और आपका नवोदय दोनों एक साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चा, चलो फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड में शेयर कर दो। ठीक है, चलो फिर पढ़ते रहो बढ़ते रहो बच्चा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।